हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th NCERT के इस सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को। और ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हेल्थ क्या है, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, कैंसर, एड्स, मलेरिया, उसके बाद ड्रग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे हमको जो एलर्जीज होती हैं ये क्यों होती हैं, फीवर क्यों होते हैं, इन्फ्लामेशन क्यों होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जो है कवर करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब बात आती है यहाँ पे हेल्थ की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? चलिए आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि हेल्थ, जब आप सुनते हैं हेल्थ तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्या आता है हेल्थ वर्ड को सुन के, कि आखिर हेल्थ है क्या। तो आप में से मोस्टली लोग बोलेंगे अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ। यानी अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये डेफिनेशन जो है ये रॉन्ग तो नहीं कह सकते, पर ये अपूर्ण है, यानी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ये हेल्थ की। मतलब आप इस बेस पे जो है नहीं डिसाइड कर सकते कि हम हेल्दी हैं या नहीं। तो केवल डिजीज का अब्सेंट होना हेल्दी नहीं होता है। तो देखिए हमारी NCERT क्या कहती है हेल्थ के बारे में। द हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी, यानी हर कोई हेल्थ की बात करता है। हेल्थ मतलब तो ठीक है, हाउ वी टू डिफाइन इट, लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं। हेल्थ डजंट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिर फिजिकल फिटनेस, यानी ये कह रहा है कि हेल्थ ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिर अगर आप बाहरी रूप से फिट दिख रहे हो तो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, यानी यहाँ पे आपको हेल्दी तब कहा जाएगा अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट हो। यानी यहाँ पे आपको हर एक एस्पेक्ट में क्या करना होगा, हेल्दी होना पड़ेगा। अगर आप इसमें से मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, अगर इसमें से कोई एक भी अब्सेंट है, मतलब मान लीजिए आप जो है फिजिकली देखने में भी फिट हैं और जो आपका मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन आप जो है सोशली नहीं ठीक है। सोशली का मतलब हम बोले कि हमारा बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, मतलब हम बिहेवियर की बात कर सकते हैं कि हम आखिर दूसरों से बिहेव कैसे करते हैं। अगर जो है आप समाज के लिए एक डिस्ट्रक्शन बनते हैं, आप अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो भी हम आपको ये बोलेंगे कि आप हेल्दी नहीं हैं। अगर मान लीजिए जो है आप सोशली ठीक हैं लेकिन मेंटल रूप से परेशान हैं, तो भी हम बोलेंगे आप हेल्दी नहीं हैं। अगर आपका मेंटल और सोशल ठीक है लेकिन फिजिकल नहीं ठीक, फिर भी हम बोलेंगे आप हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्दी होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। तो इसको हम बोलते हैं हेल्थ। मतलब अगर हम सोशली, फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो यानी हम हेल्दी हैं। तो देखिए व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, मतलब जब हेल्दी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे ही। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ आल्सो इंक्रीज longevity ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो देखिए ये सब अभी हम यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, हेल्थ है क्या चीज़, अब्सेंस ऑफ डिजीज ही या फिर फिजिकल फिटनेस को ही हम हेल्थ नहीं बोल सकते हैं। हम फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर हर एक एस्पेक्ट में जो है फिट होंगे तो हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हैं, मतलब बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीनिक, ये सब सारी चीज़ों से हम मतलब एक अच्छी गुड हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो अभी हम ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे इम्यूनिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी। सबसे पहले जैसे हम जब हेल्थ की बात आती है तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं ये टर्म भी यूज करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। तो आखिर इम्यूनिटी क्या है? तो देखिए ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट कौन होते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, ये सारी चीज़ें होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैथोजन या फिर माइक्रोब। तो ये जो पैथोजन होते हैं ये डिजीज को कॉज करते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। लेकिन इम्यूनिटी क्या है,
ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट, होस्ट कौन लोग हैं, हम लोग हैं, क्योंकि डिजीज किसको होता है, हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी पैथोजन कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम कॉल्ड इम्यूनिटी, यानी किसी भी होस्ट के द्वारा जब पैथोजन से लड़ने की कितनी क्षमता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो हमको कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो है अफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, यानी हमको जो है बैक्टीरिया वायरस सब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। जैसे हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनको मतलब थोड़ा सा वेदर फ्लक्चुएशन होगा, यानी थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, मतलब कभी थोड़ा ज़्यादा सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, तो उनको जो है बहुत जल्दी से जुकाम हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब इतने छोटे छोटे प्रभाव से उनका कुछ नहीं होता, जब कोई लॉन्ग फ्लक्चुएशन होता है तब उनको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये किस वजह से होता है, इम्यूनिटी की वजह से, कि मतलब किसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट मीन्स क्या होता है, जन्मजात, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमको बाय बर्थ ही मिली हुई है, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और जो बाद में हम जो है उसको क्या करते हैं, मतलब बाहर से ग्रहण करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो जितने भी ओवरऑल पैथोजन होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन्स हो, कुछ भी हो, तो उन सब के लिए ये मतलब काम करते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे अभी मान लीजिए कुछ समय पहले जो कोरोना आया था, तो कोरोना के लिए हमने वैक्सीन लगवाई। तो वैक्सीन हमने क्यों लगवाई, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है उसके प्रति डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे वो क्या था, वो पर्सनली कोरोना के लिए था, यानी वो हमारा स्पेसिफिक था, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होता है। इस बात को आप जो है याद रखना। बाकी कौन बिफोर बर्थ है, कौन आफ्टर बर्थ है, ये हमको मतलब इस नाम से ही पता चल जाएगा। एक्वायर्ड यानी जो एक्वायर किया गया, यानी किसी से मतलब किसी से नहीं, मतलब उसको बाद में लिया गया, एक्वायर किया गया, तो क्या है ये, मतलब जन्म के बाद। और जन्म के समय क्या है, इन्नेट मीन्स होता ही है जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसा कुछ नहीं, इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, इम्यूनिटी को बोल सकते हैं पता नहीं प्रतिरक्षी, ऐसा कुछ। तो देखिए जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और एक है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो देखिए यहाँ पे याद रखना, इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन एक्वायर्ड के अंतर्गत आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स कुछ भी हैं, तो जब सबसे पहले वो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो कहाँ करेंगे, सबसे बाहर हमारा क्या है, स्किन है, त्वचा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बाहरी डिफेंस के रूप में कौन वर्क कर रहा है, हमारा स्किन कर रहा है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये एक्सटर्नल होता है, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो इंटरनल होता है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी जो एक्सटर्नल है, वहाँ पे एक आता है हमारा फिजिकल बैरियर, एक आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या आता है, जैसे हमारा स्किन हो गया और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन किस में आते हैं, फिजिकल बैरियर में। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन आता है, HCl, टीयर, सलाइवा। जैसे हमारे गट में होता है HCl, टीयर यानी आंसू, और सलाइवा। तो देखिए जब भी जैसे हम कोई, जैसे मान लीजिए हम फूड जैसे खा रहे हैं और वहाँ पे कोई पैथोजन है, और जब हम फूड को इंगल्प करते हैं तो हमारे गट में क्या होता है, HCl होता है। तो जब वो पैथोजन जाएगा तो HCl वहीं पे उसका काम तमाम कर देगा, यानी वो एक मतलब पैथोजन बैरियर की तरह काम कर रहा है ना HCl। उसी तरह से हमारे आंसू होते हैं, उसी तरह से सलाइवा होता है हमारे माउथ में। जब भी हम
कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं तो सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि इन सब चीज़ों से हमारा बचाव करते हैं, यानी हमको जो है डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जो टीयर है, HCl है, सलाइवा है, इसमें क्या होता है, कंटेन एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, कंटेन एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो इन सब बातों को आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट में हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, HCl, टीयर, सलाइवा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है, तो देखिए ये क्या होती हैं, इंटरनल होती हैं, और ये भी क्या है, इन्नेट हैं। अगर इन्नेट है तो नॉन स्पेसिफिक होगी, हमने आपको बता ही दिया। तो देखिए जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पे क्या क्या आता है, एक तो आता है हमारा सेलुलर बैरियर, एक आता है इन्फ्लामेटरी बैरियर, उसके बाद फीवर, उसके बाद साइटोकाइंस बैरियर। अब आप सोचेंगे आखिर फीवर कैसे, किस तरह से हमारा डिफेंस कर सकता है, तो अभी हम इसके प्रोसेस को देखेंगे। ये फीवर्स, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें कैसे मतलब हमको पैथोजन से बचाने के लिए जो है मतलब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलुलर बैरियर में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है नॉन फैगोसिटिक सेल, नॉन फैगोसिटिक सेल, जहां पे आता है हमारा नेचुरल किलर सेल। क्या आता है, नेचुरल किलर सेल। ये जो है WBC का ही एक टाइप है। क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो नेचुरल किलर सेल है ये क्या करता है, हमारे बॉडी को कैंसर के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अगेंस्ट ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस बात को जो है आप याद रखना। और इस सेलुलर बैरियर में और क्या यूज होता है, यहाँ पे होता है हमारा फैगोसिटिक सेल। क्या होता है, फैगोसिटिक सेल। और फैगोसिटिक सेल जो है कुछ तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और कुछ टिश्यू में। जो फैगोसिटिक सेल हमारे ब्लड में है उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइट, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स यानी PMNC। तो यहाँ पे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और जो टिश्यू में हमारे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मैक्रोफेज, जिसको हम बोलते हैं कुफर सेल या फिर ओस्टियोक्लास्ट। तो याद रखना हमने आपको क्या बताया, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट में हमारा यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और एक्वायर्ड में आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट में आ गया हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हो गए हमारे फिजिकल बैरियर। HCl, टीयर, सलाइवा क्या हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इनमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इस वजह से ये जो है बैक्टीरिया से हमको मतलब डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं लेकिन नॉन स्पेसिफिक। और यहाँ पे आता है सेलुलर बैरियर, जहाँ पे नॉन फैगोसिटिक सेल, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। उसके बाद इसी में आता है हमारा फैगोसिटिक सेल, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लड में होते हैं, कुछ जो है हमारे टिश्यू में होते हैं। जो ब्लड में होते हैं उनमें हमारा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स हो गया। जो टिश्यू में होते हैं उसमें जैसे माइक्रोफेज, कुफर सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। तो टिश्यू में इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि माइक्रोफेज क्या है, कुफर सेल क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड हमारा क्या है, इन्फ्लामेटरी बैरियर, यानी इन्फ्लामेशन के बारे में अब हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इन्फ्लामेशन किस तरह से होता है ये हम देखते हैं कि इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म किस तरह से यहाँ पे चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी स्किन है और यहाँ पे क्या हो गई, इंजरी हो गई। क्या हो गई, इंजरी हो गई, मतलब ब्लड निकलने लगा। तो जब ब्लड बाहर आएगा, जब इंजरी होगी, कट लग जाएगा हमारे हाथों में कहीं भी, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ मतलब पैथोजन आने लगेंगे, बैक्टीरिया वगैरह आने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये इंजर्ड टिश्यू है, जहाँ पे मतलब हम इंजरी हुई है, जहाँ पे हमारा हाथ या कुछ भी मतलब थोड़ा सा कट लग गया है, तो यहाँ से रिलीज होता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है वो क्या रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये स्टिमुलेट करता है हमारे पेन रिसेप्टर को और इसी के साथ साथ मास्ट सेल को। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और मास्ट सेल को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो याद रखना, जब मतलब जैसे हमको कट लगती है तो पेन होता है, तो ये पेन होना भी जरूरी है। और ये पेन होना क्यों जरूरी है, आगे देखिए। मतलब पेन हुआ, हमारे पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, हमको पेन हुआ। अब यहाँ पे उसी के साथ साथ हमारे जो मास्ट सेल है वो भी जो है एक्टिवेट हुए। अब ये जो मास्ट सेल है ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन। क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन है या फिर हिस्टामाइन है, ये क्या करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारे ब्लड हैं, तो ये डायलेट होके इस तरह से जो है मतलब
हम कह सकते हैं कि उनका एरिया बढ़ जाता है। डायलेशन मीन्स कि एरिया बढ़ गया। तो जो मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स जब हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी परमिएबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से इनकी परमिएबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या होने लगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी जैसे जब हमको कहीं इंजरी होती है तो हम देखते हैं वहाँ पे मतलब स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग किस वजह से हो रही, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज किया, उस हिस्टामिन ने डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स किया, जिसकी वजह से एरिया इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होने लगता है, यानी ये भी जरूरी है। तो अब यहाँ पे जब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, जो हमारे WBC हैं उनमें होने लगता है डायापिडेसिस। क्या होता है, डायापिडेसिस। डायापिडेसिस क्या है, अमीबॉयडल मूवमेंट ऑफ WBC, यानी जो हमारे WBC हैं उनका अमीबॉयडल मूवमेंट, मतलब जिस तरह से अमीबा आगे बढ़ता है उस तरह से इनका भी मूवमेंट होता है। तो डायापिडेसिस ऑफ WBC होने लगता है। उसके बाद तो यहाँ से देखिए WBC यहाँ आया, गया गया गया, कहाँ गया, गया वो यहाँ बैक्टीरिया के पास, यानी जहाँ पे इंजरी हुई है। तो ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। फैगोसाइटोसिस यानी बैक्टीरिया को जो है पकड़ पकड़ के खा जाता है। तो इस तरह से जो है हमको आगे मतलब डिजीज नहीं होती है। तो इन्फ्लामेशन होना भी क्या होता है, जरूरी होता है, और ये इस तरह से जो है हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो WBC है और जो बैक्टीरिया है, ये दोनों अब मतलब आपस में भिड़ गए। अब देखिए आगे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हुआ अभी, तो अब देखिए फीवर। अब ये जो पैथोजन है यानी जो बैक्टीरिया है और ये जो WBC है, दोनों मिले, तो अब जब इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पैथोजन है इसने रिलीज किया टॉक्सिन। यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरिया होगा, जो हमारे कटे हुए पार्ट पे आएगा, वो कुछ वहाँ पे कुछ तो रिलीज करेगा, तो वो रिलीज करता है टॉक्सिन। तो देखिए यहाँ पे जो पैथोजन है वो टॉक्सिन को रिलीज करता है, और जो WBC है वो रिलीज करता है पायरोजन। तो यहाँ पे पायरोजन ये भी रिलीज करता है और ये भी। तो इस तरह से जो पायरोजन है उसकी संख्या मतलब उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे वो मतलब इंक्रीज हो जाती है, उसका मतलब संख्या बोल सकते हैं। तो जो पायरोजन है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो हमारा जैसे मान लीजिए हमको चोट लगी तो वहाँ पे मतलब हमको जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी आएंगे। तो जब वो बैक्टीरिया आएंगे, जो हमारा मतलब इंजर्ड टिश्यू है वो क्या करेगा, वो रिलीज करता है, यहाँ पे क्या वो रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पेन रिसेप्टर और मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, और जो हिस्टामिन है वो हिस्टामिन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करती है, और उसके बाद WBC जाता है और वो इंटरेक्ट करता है बैक्टीरिया से। तो अब यहाँ पे जब बैक्टीरिया और WBC इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे WBC रिलीज करता है पायरोजन और पैथोजन भी रिलीज करता है पायरोजन। इस तरह से पायरोजन की संख्या जो है मतलब अमाउंट जो है बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और ये पायरोजन स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, यानी हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और इस तरह से हमारी जो हाइपोथैलेमस है वो मतलब अपना मैकेनिज्म शो करती है, और यहाँ पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी जब हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट हुआ, मतलब उसको पता चला हाँ चोट लगा है, बैक्टीरिया आया है, WBC इस तरह से मैकेनिज्म चल रहा है, तो वो क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि बैक्टीरिया आया है, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इस मतलब टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब कि हमको बुखार हो गया, तो बुखार में क्या होता है, टेम्परेचर ही तो हमारे बॉडी का मतलब इंक्रीज होता है। तो जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इससे हुआ क्या, जो माइक्रोब्स है यानी जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी जब जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उनकी सर्वाइबिलिटी के चांस बहुत कम हो जाएंगे, यानी उनकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। और ये बुखार जो होता है हमको, जब हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग जिसको हम बोलते हैं पैरासीटामोल। ये क्या करती है, ये जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। तो देखिए जब भी मतलब हमको बुखार होता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि मतलब ये जो है इस दवा को खा के जो है कुछ मतलब कंबल वगैरह से जो है अपने आप को ढक के सोना, ताकि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज और अच्छे से होता जाए, हमको गर्मी हो ये सब। और उस मतलब ऐसा क्यों कहते हैं, ताकि ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रुक जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है, फिर फीवर कैसे होते हैं, और ये किस तरह से हमारे डिफेंस के लिए ये सारी मैकेनिज्म होती हैं।
अब आगे देखिए यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर। अब ये जो साइटोकाइन बैरियर है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंटरफेरॉन का, जिसको हम बोलते हैं INF। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारा, ये हमारी क्या है, बॉडी है, ये क्या है, ये है हमारी बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई वायरस जो है अटैक किया हमारी बॉडी पे, ये कोई जो है वायरस बैक्टीरियोफेज है, ये मान लीजिए ये हमारे बॉडी में जो है इंटर किया, और जो हमारे बॉडी में जो सेल्स थे यहाँ पे वो क्या किया, यहाँ पे उनसे इंटरेक्ट किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो बैक्टीरियोफेज होता है, इसका नाम तो होता है बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये होता क्या है, वायरस। तो कंफ्यूज मत होना। तो बैक्टीरियोफेज जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी पे अटैक किया, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स हैं उनसे जाके वो बाइंड हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अब यहाँ पे ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये रिलीज करता है क्या, इंटरफेरॉन। क्या रिलीज करता है, इंटरफेरॉन। और जो इंटरफेरॉन होते हैं इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो इंटरफेरॉन है जब रिलीज हुआ तो हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं इनसे ये बाइंड किया, और जब ये बाइंड किया तो ये जो है प्रोड्यूस किया क्या, एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल यानी उस वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं TIP यानी ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो TIP है ये क्या करता है, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये वायरस आया, वायरस हमारे बॉडी के अंदर में आया, अभी एक है, फिर धीरे धीरे ये अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा, और इस तरह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इंटरफेरॉन होता है, जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसने रिलीज किया TIP यानी ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसकी वजह से यहाँ पे वायरस का ट्रांसलेशन रुक गया। और इस वजह से क्या होगा कि जो मतलब वो एक सेल है उसकी वजह से मतलब वो और भी अदर सेल्स में ये इन्फेक्शन नहीं फैल पाएगा। क्या होगा, नहीं फैल पाएगा। तो इंटरफेरॉन जो होता है वो, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो एक सेल से यहाँ पे आके वायरस अटैक किया एक सेल पे, तो जो इंटरफेरॉन रिलीज हुआ वो बाकी के हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको क्या करेगा, वहाँ पे TIP रिलीज कर देगा, जो कि वायरस के ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। इस वजह से जो है इन्फेक्शन बढ़ता नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको बचा रहा है पैथोजन से। तो इस वजह से हम इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, मतलब इम्यूनिटी के अंतर्गत रखते हैं, और सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरफेरॉन होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। मतलब इंटरफेरॉन जो है वो नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो है कभी वायरस को किल नहीं करते, मतलब ये वायरस को मारते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, यानी वो उस वायरस के प्रोटीन्स के ट्रांसलेशन को रोकते हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वायरस को मारते नहीं है, उनके मतलब वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, उनकी संख्या बढ़ने से रोक देते हैं। और ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, और ये नॉट वायरस स्पेसिफिक होते हैं। तो इन बातों को आप जो है याद रख लेना। और अब चलिए आगे देखते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो अब यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा किस में आता है, एक्वायर्ड में आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। तो देखिए जो एक्वायर्ड है इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक या फिर इंटेंसिव, यानी इसमें जो है किसी एक चीज़ के लिए मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट सेल। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट हैं यहाँ पे एक होता है हमारा प्लाज्मा सेल, एक होता है मेमोरी सेल। और जो प्लाज्मा सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। तो इसको याद रखना, जो बी लिम्फोसाइट है यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, और यहीं से यानी बी लिम्फोसाइट से ही मेमोरी सेल्स भी यहाँ पे बनते हैं। अब ये किस तरह से अपने काम को करते हैं इसको अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो है इतना याद रखिए। जो टी लिम्फोसाइट हैं ये क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ टी लिम्फोसाइट में हम टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल, इन 4 सेल्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जो टी किलर सेल है ये क्या करता है, वर्क अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल या फिर कैंसर सेल। तो कैंसर सेल के अगेंस्ट यहाँ पे 2 सेल्स हमने पढ़ा, कौन कौन सा, एक तो हमारा टी के यानी टी किलर और एक नेचुरल किलर सेल।
तो इसको जो है आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इस तरह से पढ़ रहे हैं, इसका फीचर क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो ये तो हमको पता चल ही गया कि ये स्पेसिफिक होते हैं किसी एक डिजीज या किसी भी एक पैथोजेंस के लिए, इनकी मतलब स्पेसिफिसिटी होती है। और इस वजह से मतलब इनकी स्पेसिफिसिटी की वजह से ये इनकी डाइवर्सिटी भी होती है अलग अलग, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं, तो इनकी एक डाइवर्सिटी भी तो होगी। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे चलिए अभी आगे मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए यहाँ पे स्पेसिफिसिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है, मेमोरी होती है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मेमोरी के बारे में मैं बता ही देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बार हमको जो है इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, तो एक बार जो है हमारी जो एंटीबॉडी बनती है वहाँ से मेमोरी सेल बनता है, और दोबारा से अगर हमको सेम पैथोजन के द्वारा मतलब अगर हम उसके प्रभाव में आते हैं तो दोबारा से वो हमको उतना अफेक्ट नहीं कर पाता। जैसे हमने कोरोना का वैक्सीन लिया, तो कोरोना का वैक्सीन आपने देखा होगा कि आपसे बोला गया होगा पहले फर्स्ट डोज लीजिए फिर सेकेंड डोज लीजिए। ऐसा क्यों किया गया? तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मेमोरी सेल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको अभी हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको फीचर बता रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो क्या क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, मेमोरी हो गया और डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पे क्या आता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी यहाँ पे अपना और पराया। तो जो मतलब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो इनमें मतलब एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो मतलब अपने जो सेल्स होते हैं उनको पहचान लेते हैं और उसके प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो नॉन सेल्फ है यानी जो अपने नहीं है, जो बाहर से आए हैं, जैसे हमारे पैथोजेंस हो गए, तो उनको ये पहचान लेते हैं और उनके प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। और उसमें से एक होता है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस बेस पे होता है, मेमोरी के बेस पे। जब पहले कौन पैथोजन आया है अगर वो याद रहेगा हमारे माइंड में, तभी तो हम उसके प्रति सेकेंडरी रिस्पॉन्स देंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये जो है हमारी बॉडी है, ये कोई एक ह्यूमंस हैं। अब यहाँ पे इनको क्या हुआ, एंटीजन ने अटैक किया, एंटीजन ने अटैक किया। तो जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी को मतलब किसी की भी बॉडी को जो एंटीजन है उसने फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे अंदर में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमको बी लिम्फोसाइट, तो जो बी लिम्फोसाइट हैं वहाँ पे आके ये एंटीजन अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा प्लाज्मा सेल्स और एक हमारा मेमोरी सेल्स। यानी जो बी लिम्फोसाइट है, अभी हमने पढ़ा ना बी लिम्फोसाइट से मतलब मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल्स, तो बी लिम्फोसाइट डिवाइड हो गया मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में। जो प्लाज्मा सेल्स बने ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी क्या है अभी आगे देखते हैं। तो जो प्लाज्मा सेल है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और उसमें भी क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एक आईजीएम, एक आईजीजी। तो आईजीएम यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, आईजीजी की संख्या जो होती है वो कम होती है। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए वही सेम एंटीजन आपको दोबारा से अफेक्ट किया, दोबारा से इनकाउंटर किया, तो सेम एंटीजन सेकेंड टाइम इनकाउंटर किया आपकी बॉडी को। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ये जो मेमोरी सेल्स था ये इसको पहचान लेगा। मतलब अब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट ने तो यानी जो पहले जब एंटीजन आया तो हमारे बी लिम्फोसाइट ने उससे बाइंड किया, उसके प्रति जो है मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाया, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जब सेकेंड टाइम वही एंटीजन आया तो अब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो ये मेमोरी सेल्स बने हैं ये खुद उस पैथोजन को, उस एंटीजन को पहचान लेंगे। और जैसे ही ये हमारी बॉडी में आया, जैसे ही ये हमारी बॉडी में आया, हमारे मेमोरी सेल्स को पता चल गया, पकड़ लो भाई ये दोबारा आया है, ये एक बार और आ चुका था। यानी हमारे मेमोरी सेल को पता चल जाता है कि अच्छा ये वही है ना जो एक बार आया था। तो एक बार आया था, यहाँ आया था, अब मेमोरी सेल्स तो बन गया है और इसको अच्छी तरह पहचान गया है। और जैसे ही ये दोबारा हमारे बॉडी में आया तुरंत मेमोरी सेल ने इसको पहचाना और यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनता है प्लाज्मा सेल्स के द्वारा वो जो है यहाँ पे होता है आईजीजी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनता है और आईजीएम क्या होता है, कम अमाउंट में। तो याद रखना फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम ज़्यादा होता है और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में यहाँ पे आईजीजी ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे आप एक बात याद रखना, जैसे आप देखेंगे जब भी मतलब मान लीजिए अपने बॉडी का आप कोई टेस्ट करवाते हैं, तो अगर वहाँ पे IgM पाया जाता है, मतलब IgM की संख्या ज़्यादा पाई जाती है IgG से, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम इस पैथोजन ने आपको अफेक्ट किया है। लेकिन अगर वहाँ पे IgG की संख्या ज़्यादा पाई जाती है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये एंटीजन इनके बॉडी को एक बार पहले भी अफेक्ट कर चुका है। अब देखिए इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे हमको जो है कोरोना का वैक्सीन लगा, तो ये है हमारा एंटीबॉडी। तो आपने देखा होगा, आपसे बोला गया होगा कि जो है फर्स्ट डोज ले लीजिए और सेकेंड डोज के लिए आप जो है 1 मंथ बाद जो है सेकेंड डोज लगवाइएगा। ऐसा नहीं था कि दोनों एक ही साथ लगवा लो, ऐसा नहीं था ना। तो ऐसा क्यों? तो देखिए जैसे मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम कोरोना की वैक्सीन लगी तो हमारे एंटीबॉडी ने उसको जो है पहचाना, उसके प्रति जो है उन्होंने मेमोरी सेल्स बनाया, प्लाज्मा सेल्स बनाया, और मेमोरी सेल ने उसको मतलब पहचाना, कुछ दिन तक अच्छे से पहचाना। और जब सेकेंड टाइम मतलब हमको वैक्सीन लगाई गई तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमको जो है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो यहाँ पे IgM की संख्या ज़्यादा है और IgG की क्या है, कम है। अब जब वैक्सीन लगी तो लगेगी। उसके बाद देखिए 1 मंथ बाद यानी 28 से 29 दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो IgM है इस बार तो इसकी संख्या कम हो गई, यानी जब सेकेंड डोज लगी तो यहाँ पे देखिए IgG की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो IgG यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, IgM जो है वो कम हो गया। तो इस बात को याद रखना, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में IgM ज़्यादा होता है और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में IgG ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ पे सेकेंड डोज जब लगा तो ऐसा नहीं आप कर सकते कि सेकेंड डोज आपको लगा और आप दूसरे दिन से सड़क पे घूमना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा उन सारी प्रोसेस को जो है कंप्लीट करने में। तो जब सेकेंड डोज लगा उसके 4 से 5 दिन बाद जो है आप बाहर निकल सकते हैं। इस तरह से जो है ये हमारा मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब ये जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है, तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। यानी जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट डोज लगी तो आप जो है घर से बाहर मत निकलिए, अभी जब सेकेंड डोज लग जाए उसके कुछ दिन बाद बाहर जाइए। तो फर्स्ट डोज में IgM की मतलब मात्रा तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अभी इसकी इंटेंसिटी क्या है, लो है। इंटेंसिटी लो है तो मतलब आप दोबारा से जो है कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, भले ही आपको वैक्सीन लग गई है। लेकिन जब सेकेंड डोज लग जाएगी तो इसकी जो है इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे खतरा कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लो इंटेंसिटी होगी और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। और यहाँ पे फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्वमेंट होगा लिम्फोसाइट का, वो भी कौन से लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का। और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्वमेंट होगा मेमोरी सेल्स का, यानी दोबारा से यहाँ पे बी लिम्फोसाइट की जरूरत नहीं है। जो बी लिम्फोसाइट ने फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स बनाया हुआ था वही हमारा सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में जो है यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे मेमोरी सेल ने उसको पहले ही पहचान लिया है। और यहाँ पे ये फर्स्ट एनकाउंटर और सेकेंड एनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन, यहाँ पे याद रखना सेम एंटीजन होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं होगा कि आप जो है कोरोना का वैक्सीन लगा लो उसके बाद जो है आप सोचो कि हमको मंकी पॉक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोरोना का वैक्सीन लगा है तो कोरोना से ही आप बचेंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी सेल्स ने उसके प्रति ही जो है यहाँ पे एंटीबॉडी बनाई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंटीजन की। तो देखिए यहाँ पे एंटीजन जो होते हैं, अगर आपको कोई बाहर की कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और मेरी आवाज़ पे फोकस करना, ये मैं बातें आपको बार बार बोलती हूँ। तो चलिए देखिए एंटीजन क्या होते हैं। तो जो हमारे एंटीजन होते हैं इनमें बहुत टाइप के प्रोटीन्स लगे होते हैं, कुछ इस तरह से जो है, इस तरह यहाँ पे क्या लगे होते हैं, प्रोटीन्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिटोप। ये भी क्या है हमारा एपिटोप। और इस मतलब एपिटोप के आउटर में आपको ये इस तरह से देखिए दिख रहा होगा ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप। तो एपिटोप और पैराटोप में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए एपिटोप क्या है और पैराटोप क्या है। तो हमारे जो एंटीजन है इनके सरफेस पे बहुत सारे प्रोटीन्स लगे हैं, उनमें से एक है हमारा एपिटोप, एक है पैराटोप। तो देखिए जो एपिटोप होते हैं ये कहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं हमारे एंटीजन पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। क्या बोल रहे हैं,
एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, यानी ये अभी मान लीजिए ये हमारा एंटीजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो अब यहाँ पे आके एंटीजन थोड़े ना अटैच होगा, यहाँ पे आके तो एंटीबॉडी अटैच होगा ना, मतलब ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आके एंटीबॉडी अटैच होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। और जो पैराटॉप होते हैं ये क्या होते हैं, पैराटॉप ये हो गया, ये क्या है हमारा एंटीबॉडी है, पैराटॉप क्या है एंटीबॉडी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये यानी ये तो पहले से एंटीबॉडी है ही, लेकिन यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, एंटीजन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी ये एंटीजन के बाइंडिंग का साइट है, मतलब स्थान है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी क्या है हमारा, पैराटॉप। अब यहाँ पे देखिए एंटीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जो हमारे एंटीजन्स होते हैं इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो एक हो गया हमारा एंटीजेनिसिटी, यानी इंटरेक्शन ऑफ एपिटोप एंड पैराटोप। जो हमारा एपिटोप है पैराटोप है, उन दोनों की बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जैसे मतलब एक ताले की चाबी होती है, ठीक उसी तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीजेनिसिटी जो है एंटीजन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए इम्यूनोजेनिसिटी, इनका मॉलिकुलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये मतलब फॉरेन फॉर होस्ट, यानी जो होस्ट हैं उनके लिए फॉरेन होने चाहिए, बाहरी जिसको हम कह सकते हैं। और नेचर ऑफ एंटीजन क्या होता है, ये मतलब हाई एंटीजेनिक होते हैं, और इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के बारे में क्या हमको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडी जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इसके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ये लाइट चेन दिख रहा होगा, ये जो है हमारा ये भी लाइट चेन है, ये और ये दोनों क्या है, हैवी चेन है। तो यहाँ पे दो लाइट चेन हो गए, दो हैवी चेन हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये हैवी चेन क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पे कितने डाई सल्फाइड बॉन्ड हैं, दो, कितने हैं, दो। और उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए एक तो हमारा ये हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये मतलब ये दोनों, यहाँ पे एक ये लाइट है, ये जो है डार्क है। तो लाइट और हैवी चेन के बीच में एक सल्फाइड बॉन्ड, और लाइट और हैवी चेन के बीच में एक सल्फाइड बॉन्ड, यानी हैवी और हैवी डाई सल्फाइड बॉन्ड्स मतलब दो होते हैं, हैवी और हैवी चेन के बीच में, और एक हैवी एक लाइट चेन के बीच में एक डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से जो है एक यहाँ, यानी दो डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, और यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड यानी H2L2 यानी दो हैवी चेन दो लाइट चेन होते हैं। और जो यहाँ पे मतलब 2 हैवी चेन हैं उनको हम बोलते हैं H2, और 2 लाइट चेन यानी L2। जो H2 होते हैं, जो हैवी चेन्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक अगर जैसे यहाँ पे गामा प्रेजेंट है तो IgG, और अल्फा है तो IgA, अगर म्यू है तो IgM, अगर डेल्टा है तो IgD, अगर मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन है तो IgE। इस तरह से यहाँ पे ये मतलब इनकी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है 80% वो होता IgG, मतलब 10 to 15% IgA, 5 to 10% IgM, 1% IgD, और लेस देन मतलब ये लेस देन होना चाहिए, हाँ लेस देन 1% क्या होता है, IgE। तो इस तरह से इनकी टाइप्स होती हैं। तो चलिए इन टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन 2, बिटवीन लाइट प्लस हैवी चेन 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ एंटीबॉडी, सबसे पहले क्या है हमारा IgG। तो इसको आप जो है इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं इस तरह से, GAMDE, इस तरह से याद रख लेना इनका सीक्वेंस। सबसे ज़्यादा अमाउंट में G, फिर A, फिर M, फिर D, फिर E, यानी IgG, IgA, IgM, IgD, IgE।
तो यहाँ पे देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, गम दे, गम दे, क्या बोलेंगे, गम दे, गम दे, इस तरह से याद कर लेना, गम दे, तो यानी GAMDE, गम दे, तो ताकि इनका सीक्वेंस आपको याद रहे और आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप जो है इसको इजीली बता सकते हैं। तो IgG जो होता है यहाँ पे कौन सी चेन होती है, यहाँ पे चेन होती है गामा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, यानी जो IgG होता है ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होता है और ये जो है स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी छोटे होते हैं, ये इतने स्मॉलेस्ट होते हैं कि ये जो है प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं, यानी मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में भी ये जा सकते हैं। तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, याद रखना। और क्यों क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं और ये हमारे जो है बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, और ये किसमें मतलब किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में। अब जैसे कोई बेबी है तो उसको भी तो डिजीज से बचाना है, तो उसके लिए भी इम्यून सिस्टम चाहिए, तो उसको कहाँ से मिलेगा, उसकी मदर की बॉडी से ही। तो मदर की बॉडी से फीटस में इंटर करने वाला एंटीबॉडी कौन है, IgG। तो इस बात को जो है आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये कैसे होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, मोनोवैलेंट और नंबर ऑफ पैराटोप इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो ये कैसे हो गए, मोनोवैलेंट, और नंबर ऑफ पैराटोप कितने हो गए यहाँ पे, 2, एक हो गया ये, एक हो गया ये क्या हो गया, मतलब 2 पैराटोप। अगर मोनोवैलेंट है 2 पैराटोप, अगर डाईवैलेंट है तो यहाँ पे 4, मतलब उसी का जो है दो गुना कर देना, 4 हो गया। अगर 5 है तो 10 हो गया। इस तरह से जो है, मतलब अगर पेंटावैलेंट है तो 10 पैराटोप। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने IgG देख लिया। आपको यहाँ से सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, या फिर कौन सा है जो कि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, तो वो है हमारा IgG। अब यहाँ पे देखिए वो मोनोवैलेंट है और पैराटोप है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IgA, गम दे, मतलब GAA, जो A है यहाँ पे अल्फा चेन होता है, ये 10 to 15% होता है, और ये बाईवैलेंट होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ पैराटोप 4 होते हैं। प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, ये हमारे बॉडी के सिक्रीशन में जैसे कोलोस्ट्रम, सलाइवा, म्यूकस, इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप डाईवैलेंट हो गए तो कैसा हो गया, ये हो गया डाईवैलेंट। इनके बीच में सिक्रेटरी पेप्टाइड भी होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक तो ये हो गया पैराटोप, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी अगर डाईवैलेंट है तो यहाँ पे 4 पैराटोप होंगे। तो याद रखना IgA क्या होते हैं, बाईवैलेंट होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ पैराटोप कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ये प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, ये बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं जैसे कोलोस्ट्रम, सलाइवा, म्यूकस, इन सारी चीज़ों में। अब जब यहाँ पे बात करते हैं IgM में क्या होता है, म्यू, तो ये 5 to 10% होते हैं और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं और कैसे होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ पैराटोप कितना हो जाएगा, अगर ये पेंटावैलेंट है यानी यहाँ पे इस तरह से जो है, मतलब 5 होंगे, इस तरह से ये पेंटावैलेंट होंगे। तो हर मतलब एक मोनोवैलेंट में 2 पैराटोप, तो पेंटावैलेंट में 10 पैराटोप, इस तरह से। और ये जो है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं, इस बात को जो है याद रखना। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में कौन है, IgG, और फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में कौन है, IgM। जो स्मॉलेस्ट कौन है इसमें से, IgG, लार्जेस्ट कौन है, IgM। प्रेजेंट इन सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये जो है बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और सीरम में प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद देखिए, जैसे हमने गम दे पढ़ा, गम में जी में जो है मोनोवैलेंट, और ए में जो है डाईवैलेंट, और यानी यहाँ पे एम में क्या है, पेंटावैलेंट। मतलब पहले मोनो है, फिर डाई है, फिर पेंटा, उसके बाद फिर मोनो, यानी MDP MM। तो इतना मत दिमाग लगाइए, बस याद रखना। जैसे गम दे याद हो गया तो याद रखना सबसे पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 5 था, फिर 1 था, इस तरह से। तो IgD जो होता है यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा चेन होता है।
तो ये मोनोवैलेंट होते हैं, नंबर ऑफ पैराटोप 2 ही हो जाएंगे, और ये भी जो है बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे कौन से जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, तो आप सोचेंगे ये भी है ये भी है। तो जो है ध्यान रखना, अगर दोनों है मतलब बोथ ऑप्शन दिया है तो दोनों लगा देना। अगर जो है बोथ का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप जो है IgD पर जाना, मोस्टली IgD सही होगा उस समय पे, याद रखना इस बात को। अब देखिए IgE जो है इसमें एप्सिलॉन चेन होता है, और ये जो है मोनोवैलेंट होते हैं, यानी नंबर ऑफ पैराटोप 2 हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, ये जो है IgE जो होते हैं ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे आखिर ये एलर्जी कैसे होती है हमको। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हम पढ़ रहे हैं कि हमको मतलब बाद में हम इसको एक्वायर करते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे एक आता है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, एक आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है ह्यूमोरल मीन्स क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को हम और क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी BMI, या फिर इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जहां पे हम देखते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स, जो कि अभी हमने पढ़ा। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है यहाँ पे क्या क्या होता है, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सी मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस वजह से इसको बोलते हैं CMI। और टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी हेल्पर सेल, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, ये सब हमने पढ़ी लिया। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हैं ये इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, टिश्यू ग्राफ्टिंग में। कहाँ पे, टिश्यू ग्राफ्टिंग में। यानी आप याद रखना जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें से एक होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसी में से कुछ होते हैं जो कि सेल मीडिएटेड होते हैं, जो कि सेल के थ्रू मतलब हम सेल के द्वारा जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेल के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो जो है टिश्यू ग्राफ्टिंग में यूजफुल होते हैं। याद रखना, आपसे पूछ लेंगे कि टिश्यू मतलब जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग में कौन सी इम्यूनिटी यूज होती है, तो बताना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांस है, यहाँ तक कि एंटीबॉडी से क्वेश्चन ऑलरेडी TGT PGT एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। NBS TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम आपको बाद में करा देंगे उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई भी TGT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है तो आप उसको हमको सक्सेस एक्टिव माइंड टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड कर दिया करिए, ताकि हम उसको आपको जो है सॉल्व करा सकें। तो अगर आपके पास कोई सा भी जो है TGT एग्जाम का प्रीवियस ईयर होता है तो भेज दिया करिए, जो कि TGT साइंस का हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये टिश्यू ग्राफ्टिंग होती कैसी है। टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे हम देखते हैं कि मतलब जैसे लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी का होता है। तो ये सारी चीज़ें जब ट्रांसप्लांट होती हैं तो यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें जो इम्यूनिटी यूज होती है वो तो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्गन किसी को भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है चेक करी जाती हैं। उसमें से एक सबसे पहले होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग। सबसे पहले उनका ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे MHC यानी मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इनको जो है मैच किया जाता है। और ये जो होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है MHC फर्स्ट, एक होता है MHC सेकेंड। ये जो MHC फर्स्ट होता है प्रेजेंट ऑन ऑल सेल, यानी ये सभी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो MHC सेकेंड होता है ये प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी APC, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं लिम्फोसाइट, डेंड्राइट्स और मैक्रोफेज। और यहाँ पे जो है हेला यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी जो है इनकी भी मैचिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। किस चीज़ का यूज किया जाता है, यानी अगर आपसे पूछते हैं कि टिश्यू ग्राफ्टिंग में या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किस ड्रग का यूज किया जाता है तो आप क्या बताएंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन, यानी जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है इसको हम बोलते क्या हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, साइक्लोस्पोरिन या फिर कॉर्टिसोल। तो इस बात को जो है आप याद रखना। अब इसी इम्यूनिटी में हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, यानी देखिए
नॉर्मली अगर हम बोलें एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव जो होता है, जैसे हम ट्रांसप्लांटेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक्टिव यानी एक्ट मीन्स क्या होता है, कार्य। तो जब हम कोई काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमारी एनर्जी खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी लगती है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, एनर्जी नहीं लगती है, यानी हमको कुछ बना बनाया मिल जाए। और जब हमको खुद बनाना पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव, यानी वहाँ पे हमारी एनर्जी खर्च होगी। तो देखिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, होस्ट कौन है, हम लोग हैं। तो जैसे अगर हम खुद से एंटीबॉडी, हमारी बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और ये कैसा होता है, स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी मतलब ये स्लो मतलब धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय तक चलेगी। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है ये तो पकी पकाई है, यानी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट, यानी हमको बना बनाया एंटीबॉडी दे दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो पैसिव इम्यूनिटी हो गई। जैसे मान लीजिए हमको सांप ने काटा, तो हमको अगर सांप ने काटा तो हम क्या लेंगे, एंटीवेनम। तो एंटीवेनम जब हम लेंगे तो वो तो बनी बनाई मतलब एंटीबॉडी है, हमने ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको जब अगर दोबारा भी सांप काटेगा तो वो उससे आपका काम चल जाएगा, नहीं, वो मतलब फास्ट तो काम करता है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो याद रखना एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि होस्ट के द्वारा खुद उसकी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है, और ये स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी धीरे धीरे तो होता है पर लंबे समय तक चलता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होता है यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है लेकिन थोड़े समय के लिए होता है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और जो पैसिव इम्यूनिटी है यहाँ भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो एक्टिव इम्यूनिटी है यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल। नेचुरल में क्या आता है, यहाँ पे जितने भी ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, यानी जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके प्रति जो मतलब एंटीबॉडी बनाई जाती है हमारे बॉडी के द्वारा, वो मतलब एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। लेकिन जो हमारा वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, जैसे हम देखते हैं जब मतलब छोटा बच्चा होता है 5 साल का, तो उसको मतलब टीके लगाए जाते हैं, टीके यानी वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ये क्या होता है, उसको बना बनाया एंटीबॉडी दिया जाता है, आर्टिफिशियल दिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलता है और धीरे धीरे चलता है। ऐसा थोड़े ना, मतलब जैसे 2 बूंद जिंदगी की जो पोलियो होता है वो भी क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में मतलब यूज होता है। उसी तरह से जो पैसिव इम्यूनिटी है यहाँ भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में क्या आ जाता है, बस इतना याद रखना, एक्टिव मीन्स हम बनाएंगे, लेकिन पैसिव मीन्स क्या हो जाएगा, बना बनाया। तो अब जैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या फ़र्क है, नेचुरल यानी जो नेचुरल ही हो जाए, और आर्टिफिशियल में क्या है कि मतलब वहाँ पे बना बनाया होगा। तो याद रखना एक्टिव में क्या है, स्लो है और लंबे समय तक चलने वाली है। इसलिए जो पोलियो की ड्रॉप है वो तो बनी बनाई तो है, लेकिन वो मतलब 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है, फिर उनके पूरे लाइफ टाइम के लिए वो होता है, मतलब बाद में फिर उनको पोलियो कहाँ होता है नहीं होता है। तो उसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों है। तो जो कोलोस्ट्रम होता है, हमने आपको जो है कौन से चैप्टर में, हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया, जब हमने आपको लैक्टेशन पढ़ाया तो हमने बताया जो मदर के द्वारा मतलब जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और उस कोलोस्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे IgA होता है यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन A होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होती कैसी हैं, नेचुरल होती हैं। और ये मतलब प्लेसेंटा के थ्रू मदर से मतलब जो बेबी होता है उसके जो है मतलब बॉडी में जाता है। तो ये कैसा हो गया, नेचुरल हो गया। लेकिन बना बनाया है तो क्या हो गया, पैसिव हो गया, मतलब फास्ट होता है और कम ड्यूरेशन के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि उसी कोलोस्ट्रम के बदौलत जो है बच्चा जो है आगे उसकी पूरी लाइफ चलती रहेगी, नहीं। लेकिन जब तक फीटस जो है मदर के बॉडी में है तब तक तो उसको वो हेल्प करेगा, यानी फास्ट होता है और थोड़े समय के लिए होता है। अब यहाँ पे जो पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल में है, यहाँ पे क्या होता है, ATS, जिसको हम बोलते हैं एंटी टिटनस सीरम। यानी जैसे मान लीजिए अगर हमको जैसे मतलब कभी प्रिक हो जाता है कोई लोहे वाले सामान से, तो हम बोलते हैं टिटनेस का जो है इंजेक्शन लगवा लो, तो उसमें क्या होता है, एंटी टिटनस सीरम होता है। तो ये भी क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगवाया तो अब बाद में आपको चाहे जितने मतलब लोहे के चीज़ों से चाहे जितना चोट लगता रहे तो आपको मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़े समय के लिए होता है और फास्ट होता है। उसी तरह से एंटीवेनम भी हमने आपको बताया, अगर हमको सांप काट लेता है तो एंटीवेनम का यूज़ करते हैं। ये भी जो है फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट समय के लिए होता है।
अब यहाँ पे देखिए जो वैक्सीनेशन होता है या फिर इम्यूनाइजेशन होता है ये किस तरह से होता है। तो जो वैक्सीनेशन होता है इसको हम सबसे पहले देखिए क्या है। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे वैक्सीनेशन जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिए कोरोना का, तो हमने उसकी वैक्सीनेशन कराई, सबसे पहले हमने करवाया, फिर मेमोरी सेल ने उसको मतलब 1 महीने के लिए बोला गया कि 1 महीने के बाद जो है सेकेंड डोज लेना। तो मेमोरी सेल ने उसके प्रति अच्छे से अपनी मेमोरी बनाई, उसके बाद जो है सेकेंड डोज लिया गया, फिर सब कुछ ठीक है। तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी मेमोरी कैसी है, कितनी अच्छी है, उस बेस पे जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे जो सेल इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा लिम्फोसाइट। तो याद रखना वैक्सीनेशन में जो सेल इन्वॉल्व होता है वो होता है लिम्फोसाइट, और ये किस पे बेस होता है, मेमोरी पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको कोई भी मतलब वैक्सीन बनानी है, तो वहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए वैक्सीन बनानी है उसका पूरा ऑर्गेनिज्म जो है यूज कर लिया जाता था, उसको किल किया जाता था, या फिर लाइव एटीन्यूएटेड, या फिर मतलब उसको किल करने के बजाय क्या करते थे हम, मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देते थे। मतलब वो मरे भी ना और पूरी तरह से एक्टिवेट भी ना रहे, जिंदा भी ना रहे, मतलब अधमरे कंडीशन में बोल सकते हैं। तो लाइव एटीन्यूएटेड या फिर वीक जो होता था, मतलब ये उसको वीक बना दिया जाता था। और इसका जो फर्स्ट जनरेशन एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या क्या आता है, ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर BCG या फिर स्मॉल पॉक्स। तो इन सब के जो वैक्सीन्स होते थे ये किसके थ्रू बनते थे, यहाँ पे मतलब होल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता था। मतलब जैसे हमको पोलियो की वैक्सीन बनानी है तो हम पोलियो कॉजिंग एजेंट को, पोलियो किसके थ्रू होता है, वैक्सीन के थ्रू, वायरस के थ्रू। तो वो जो वायरस है उसका पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर लिया जाता था पोलियो का वैक्सीन बनाने के लिए, उसको इनएक्टिवेट करके। तो वही बोला जा रहा है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म यूज होता है। लेकिन सेकेंड जनरेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको जो वैक्सीन बनानी है उसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई एक पार्ट जो है आप ले लीजिए। मतलब बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि उस डिजीज को कॉज करने के लिए पूरा ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व है, उसका कोई पार्ट ऐसा है जो कि उसको मतलब उस काम को करने में इन्वॉल्व है। तो जैसे आप देखेंगे जैसे स्नेक्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि चाइना वाले स्नेक खाते हैं, पर वो मरते तो नहीं हैं। तो क्या सांप की पूरी बॉडी में जहर होता है, ऐसा नहीं होता होगा, जाहिर सी बात है उसका कोई एक पार्ट होगा जहाँ पे जहर होता होगा। तो जैसे अब हमको मान लीजिए सांप को मतलब स्नेक को मार के उसका वैक्सीन बनाना है, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन अगर होता तो उसमें हम पूरी तरह से सांप को मतलब उसका वो निकाल के उसको उस पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं वहाँ पे। लेकिन जब हमको ये पता चल गया जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, उसके फैंग्स में जो है यहाँ पे क्या होता है, उसके फैंग्स में जहर होता है, तो हम वहाँ से उसको निकाल के वैक्सीन बना लेंगे, हमको पूरे सांप को मारने की क्या ही ज़रूरत। तो ये जो है सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है। तो याद रखना सब यूनिट, मतलब यहाँ पे सब यूनिट यूज किया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं रिकॉम्बिनेट जिसमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया जाता है, या फिर यहाँ पे टॉक्सॉइड। ये दो मतलब टॉक्साइड में क्या देखिए जैसे DPT हो गया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस, इन सब का जो वैक्सीन बनाया जाता है तो ये सब क्या करते हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो मतलब जब ये पता चल गया कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो उनके उस टॉक्सिन को ही मतलब लेके उसको क्या बना लिया गया, टॉक्सॉइड बना लिया गया। यानी वैक्सीन जो है टॉक्साइड बना ली गई जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन था। क्या था, इनएक्टिव टॉक्सिन था। तो वहाँ पे हमको पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करने की ज़रूरत नहीं हुई। अब जो थर्ड जनरेशन है यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हेपेटाइटिस बी जो है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेट में हमने उसका एक सब यूनिट यूज किया, लेकिन अब हमने क्या सोचा कि उसके उस DNA को ही निकाल लो जहाँ से वो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारा DNA वैक्सीन। तो इन चीज़ों को आप जो है याद रख लेना कि वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, मतलब वैक्सीन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, बैटरी इज अबाउट टू डेड, बट कोई नहीं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए जो है एलर्जी कैसे होता है ये हमको देखना है। तो आप देखे होंगे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी मतलब धूल से भी एलर्जी हो जाती है, मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, मतलब
छोटी छोटी चीज़ों से उनको एलर्जी हो जाती है। तो ये एलर्जीज कैसे होते हैं ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए एक्जेग्रेटेड रिस्पॉन्स यानी ग्रेटर देन नॉर्मल, यानी हम बोल सकते हैं जैसे कुछ लोगों की बॉडी क्या है, मतलब एक जो थोड़ी सी धूल मिट्टी है उनमें भी नॉर्मली बिहेव करेगी, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी मिट्टी में क्या खांसी जुकाम, मतलब खांसी छींक ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, यानी एग्जेग्रेटेड रिस्पॉन्स उनकी बॉडी जो है शो करने लगती है। ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंस इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी, यानी जो एंटीजन होते हैं वो मतलब हमारे इन्वायरमेंट कंडीशन के अनुसार मतलब कुछ ऐसा रिस्पॉन्स शो करने लगते हैं, तो उनको ही हम क्या बोल देते हैं, एलर्जी। जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी मतलब स्वीट चीज़ें जैसे चीनी बिस्किट कुछ भी खा लिए तो उनको भी उससे भी उनको क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी क्यों होती है, कैसे होती है। तो देखिए मान लीजिए ये एक क्या है, नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब अभी इसको खांसी जुकाम ऐसा कोई एलर्जी वगैरह नहीं है। तो ये जो ह्यूमन है यहाँ पे क्या है, मास्ट सेल, और ये जो मास्ट सेल है ये कैसा है, नॉन सेंसिटाइज है। कैसा है, नॉन सेंसिटाइज्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए इस व्यक्ति को क्या हुआ, एलर्जी। क्या हुआ, एलर्जी। तो एलर्जी कैसे होता है ये देखना है। ये अभी क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन है और इसके पास क्या है, मास्ट सेल है, और यहाँ भी देखिए ये नॉर्मल ह्यूमन है, इसके पास क्या है, मास्ट सेल। अब मान लीजिए उसके बॉडी में कोई जीन एक्टिवेशन हुआ, यानी अचानक से कोई जीन एक्टिवेशन हुआ, तो क्या हुआ, वो जीन आके यहाँ पे क्या हुआ, अटैच हुआ। क्या हुआ, जीन आके यहाँ पे अटैच हुआ। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन। तो अब यहाँ पे वो अटैच हुआ, तो जब ये यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये जो IgE है ये सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, इसे जो है, जो मास्ट सेल है, ये जो मास्ट सेल है इसको सेंसिटाइज्ड कर दिया। क्या कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया। और कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिलीज हुआ नहीं, अभी नहीं रिलीज हुआ। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ, जीन एक्टिवेशन हुआ। जब जीन एक्टिवेशन हुआ तो ये आके यहाँ पे अटैच हुआ, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये जो एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पे IgE है एंटीबॉडी आके यहाँ पे मान लीजिए अटैच हो गई, और ये जो मास्ट सेल है ये सेंसिटाइज हो गया। मास्ट सेल कैसा हो गया, सेंसिटाइज हो गया। और अब देखिए ये जो, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई पैथोजन जो है उस व्यक्ति के अंदर गया, बाहर से जब पैथोजन यहाँ पे आया तो क्या हुआ, जब पैथोजन यहाँ पे आया तो ये जो मास्ट सेल है इन्होंने रिलीज किया हिस्टामिन। क्या रिलीज किया, हिस्टामिन। तो यहाँ पे एलर्जी किस तरह से हो रही है, जीन एक्टिवेशन हुआ। सबसे पहले जीन जो है आके यहाँ पे एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी क्या है हमारा IgE, इससे जो है अटैच हुआ। और जब अटैच हुआ तो IgE ने क्या किया, हमारे मास्ट सेल को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज कर दिया। और जब सेंसिटाइज कर दिया बहुत ज़्यादा, तो जो मास्ट सेल है वो बहुत ही सेंसिटिव हो गई। तो अब जब भी उसको मतलब छोटे मोटे पैथोजेंस या फिर ऐसे मतलब थोड़ी सी इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब फ्लैक्चुएट होंगी तो उसको क्या हो जाएगा, एलर्जी। तो एलर्जी होने के पीछे मेन वजह क्या हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा, अगर मास्ट सेल जो है नॉन सेंसिटाइज है तो आप एक मतलब नॉर्मल ह्यूमंस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मास्ट सेल जो है वो सेंसिटाइज हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, तब यहाँ पे क्या होगा, तब आपको एलर्जीज होना शुरू हो जाएंगे। और एलर्जी कैसे हो रहा है, सबसे पहले जीन एक्टिवेट हुआ, जीन एक्टिवेट हुआ तो आके यहाँ पे एंटीबॉडी से अटैच हुआ। एंटीबॉडी में यहाँ पे क्या है, IgE, और IgE क्या कर रहा है, यहाँ पे इस मास्ट सेल को क्या कर रहा है, वो सेंसिटाइज कर रहा है। तो जो IgE है वो मास्ट सेल को सेंसिटाइज कर रहा है। तो अब जब भी पैथोजन अंदर आएंगे मतलब हमारे बॉडी के अंदर, तो वो मास्ट सेल तो ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव बन चुका है, तो बार बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा। और यहाँ पे मास्ट सेल रिलीज क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, जब अपने ही पराये बन जाए, जब अपने ही अपने दुश्मन बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, यानी ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, यानी जब हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को पहचानने से इनकार कर दे, यानी अपने ही अब क्या हो गए, पराये बन गए उसके लिए। मतलब जो यहाँ पे उसके अंदर क्या था, डिस्क्रिमिनेशन का गुण था
कि मतलब ये अपना है, ये पराया है, जो अपना है उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, जो पराया है उसको मार के भगाना है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ मतलब क्या हो गया, डैमेज हो गया, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, जिसके वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो मतलब अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पा रही है। तो यहाँ पे क्या करता है, टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज द रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी। यानी जब जो हमारी इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल्स को मारने लगे, अपने ही सेल्स पे अटैक करने लगे, तो जो रिजल्ट यहाँ पे बनता है, जो हमारे बॉडी की डैमेजिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें आता है हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसको याद रखना, जो है ऑटो इम्यूनिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। और ऑटो इम्यूनिटी होता क्यों है, क्योंकि जो है मतलब हमारी जो एंटीबॉडी है वो अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाती है और उनको जो है डैमेज करना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है, और इसी को ऑटो इम्यून डिजीज बोलने लगते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, इम्यून सिस्टम इन बॉडी कंसिस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। यानी जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसमें क्या क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू सेल्स, और यहाँ पे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे एंटीबॉडीज। और जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी का वो बहुत ही यूनिक है। क्यों, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल को पहचान लेता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है, उनको जो है याद भी रखता है। आल्सो प्ले रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ये जो है एलर्जिक रिएक्शन में भी रोल प्ले करता है। ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी इन सारी चीज़ों में इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो अब यहाँ पे आया जो है ये कंसिस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है ये भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, देन उसके बाद आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आता है यहाँ पे, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या होता है, बोन मैरो एंड थाइमस। जो बोन मैरो है वो सभी प्रकार के लिम्फोसाइट बनाने के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो थाइमस होता है वो केवल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट का। तो टी लिम्फोसाइट मतलब जैसे लिम्फोसाइट कई टाइप के हैं, मतलब वहाँ पे हमारा टी किलर, टी नेचुरल, टी सप्रेसर, इस तरह से। तो जो मतलब लिम्फोसाइट है, सॉरी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये जो थाइमस है वो बेसिकली जो है टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन जो बोन मैरो हो वो सभी प्रकार के लिम्फोसाइट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन है ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन विथ एंटीजन। तो यहाँ पे जैसे स्प्लीन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं, यानी फिल्टरिंग यूनिट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। और इसमें मतलब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में और क्या आता है, इंटरेक्शन विथ एजी, लिम्फ नोड्स आता है, पेयर्स, पैचेज, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स, माल्ट, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आती हैं। तो यहाँ से आपसे एग्जाम्पल बेसिकली पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है इसके एग्जाम्पल क्या हैं और प्राइमरी के क्या हैं, तो इनको जो है आप याद रखना। अब यहाँ पे जो माल्ट है ये क्या होता है, माल्ट यानी माल्ट क्या है, तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये क्या होते हैं, 50% ऑफ टोटल लिम्फॉइड टिश्यू। जैसे हम यहाँ पे पढ़े हैं ना कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है यहाँ पे ये क्या होता है, माल्ट होता है। तो माल्ट जो होता है ये मतलब 50% जो है लिम्फॉइड टिश्यू का केवल माल्ट होता है, और ये प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ गट। जो हमारा गट होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है माल्ट, और ये हमारे मतलब लिम्फॉइड टिश्यू का टोटल 50% होता है। तो इसको जो है आप याद रखना। तो अब यहाँ पे ये होता है समाप्त। एक बार जो है एनसीईआरटी को देख लेते हैं, एनसीईआरटी इन सब चीज़ों के बारे में क्या बोलती है। तो देखिए, इम्यूनिटी एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, हाउएवर ओनली अ फ्यू दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। यानी बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में हम डे बाय डे आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम बीमार पड़ते हैं या फिर हमको कोई डिजीज होती है। तो क्यों होता है, एनसीईआरटी ये पूछ रही है कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो फॉरेन एजेंट से खुद को बचाने के लिए मतलब खुद ही इतना कैपेबल है कि वो उन सबसे निपट लेती है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और मतलब ये जो एबिलिटी है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का मतलब पैथोजन से लड़ने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप का, इनेट, एक्वायर्ड, ये हमने आपको बता दिया। अब इनेट में देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, ये सारी चीज़ें।
तो जो इनेट इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक है, दैट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू एंट्री फॉरेन एजेंट इन बॉडी। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 बैरियर। यहाँ पे फिजिकल, तो फिजिकल में क्या आ गया, स्किन ऑफ आवर बॉडी एंड मेयर वेरिएंट विच प्रेजेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस। यहाँ पे एक हो गया स्किन, एक हो गया म्यूकस, म्यूकस और स्किन, ये हो गए हमारे क्या, फिजिकल बैरियर। अब यहाँ पे देखिए इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरो, ये सब हो गया। और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया, एसिड इन स्टमक यानी HCl, सलाइवा इन माउथ यानी जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, टीएस फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ यानी माइक्रोब्स को ग्रोथ करने से ये सारी चीज़ें रोकती हैं। सेलुलर बैरियर में क्या आता है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट यानी WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी PMNL यानी न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ lymphocyte is the blood as well macrophage in tissue called phagocytose and destroy microbes। साइटोकाइन बैरियर में हमने इंटरफेरोन्स पढ़ा। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, यानी जो वायरल का ट्रांसलेशन है उसको रोक देते हैं, हमने आपको बताया। और जो इंटरफेरोन्स होते हैं ये वायरस को किल नहीं करते हैं बल्कि ये उसके ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, उसके इन्फेक्शन को रोक देते हैं, जो कि हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल होते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, ये जो है पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। इट इज कॉल्ड कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, मतलब यहाँ पे मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस मीन्स आवर बॉडी विच इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसकी लो इंटेंसिटी होती है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विथ सेम पैथोजन हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी, या फिर इसी को बोलते हैं anamnestic response। This is ascribed to the fact that our body appear to have memory of first encounter। The primary and secondary immune response are carried out with the help of 2 special type of lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte। तो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं, बस देखिए किस तरह से, मतलब सारी चीज़ें वही है जो हमने आपको बताया है। B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen in our blood to fight through them। T cell themselves do not secrete antibody but help B cell produce them। यानी T सेल खुद तो जो है एंटीबॉडी को सिक्रेट नहीं करते हैं, लेकिन B सेल का जो है इस चीज़ में मदद करते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन होती हैं। ये आपको ये आपको यहाँ पे एक ये आपको दिख ही रहा होगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यहाँ पे। और क्या है, 2 light chain and 2 heavy chain। Hence an antibody is represented by H2L2। Different type of antigen are produced by IgA, IgM, IgE, IgG। Are some of them a cartoon of antibody is given in। अच्छा, ये इसका कार्टून दिया है ठीक है। Because these antibodies are found in the blood response called humoral immune response। अच्छा, जो हमारे ब्लड में है उनको ह्यूमोरल बोलते हैं यानी लिक्विड, और जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जिनको हम CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और यहाँ पे वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन, तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है जहाँ पे ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यूज होती है। ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। मतलब यहाँ पे वही देखना है कि मतलब कब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। यहाँ पे मतलब चेक कर, तो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट। इवन आफ्टर दिस इज पेशेंट हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव, यानी यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना होता है। द बॉडी इज डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। उसके बाद हमने आपको एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी बता ही दिया, सब कुछ तो बता दिए हैं। इसको आप जो है पढ़ लेना, हम जो है एक बार ऐसे दिखा दे रहे हैं, रीडिंग कर लेना। सब सारी चीज़ें वही है, बस यहाँ पे जो है ना मिक्स करके दे दिया रहता है और उसी को हम आपको फ्लो चार्ट के रूप में बता देते हैं। तो आप जो है नोट्स जो है बना सकते हैं। बाकी NCERT की रीडिंग भी लगा लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि सारी चीज़ें जो हैं NCERT से ही हैं।
और यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कैसे किस तरह से होता है हमने आपको बता दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे फिर हमारा एलर्जी भी हमने आपको बताया किस तरह से जो है मास्ट सेल जब नॉन सेंसिटिव होता है तो कोई एलर्जी नहीं होती, और जब वही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो यहाँ पे एलर्जी हमको होनी शुरू हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी भी हमने आपको बताया, जब हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो खुद के ही सेल्स को नहीं पहचान पाती तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और देखिए ये यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ये इसका बहुत अच्छा ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, लिम्फॉइड ऑर्गन, थाइमस, बोन मैरो, ये सारी चीज़ें हम आपको बता ही दिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये है जो है लिम्फ नोड, यहाँ पे ये हो गया थाइमस, ये लिम्फ नोड, ये यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको जो है पूरा पढ़ लीजिएगा रोक के। यहाँ पे स्प्लीन के बारे में भी दिया गया है। स्प्लीन क्या है हमारा? स्प्लीन आल्सो अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट, लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड पॉइंट अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड आर सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारी चीज़ें हम आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पे देखिए माल्ट के बारे में भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको लेक्चर कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।